गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ निखिल श्रीवास्तव। आज मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ कैलकुलस का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर के। जिस चैप्टर के बारे में बात कर रहा हूँ वो चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जैसा कि आपको दिख रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मेंस का ये क्रैश कोर्स है तो मैं मेंस के अकॉर्डिंग इसमें फिर बात करूंगा आपसे। श्योर शॉर्ट चैप्टर है मेंस में, 110% मेंस में आएगा। ये कुछ भी हो जाए मेंस में इसका एक क्वेश्चन जरूर आता है। 99 पॉइंट मतलब मैं 100% बोल रहा हूँ कि आएगा ही आएगा। एडवांस से भी इसी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हर साल रहती है। ठीक है, अब बात शुरू होती है कि इस चैप्टर के अंदर क्या है, क्या क्या चीजें हैं। तो आइए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इस चैप्टर की बात करता हूँ तो मैं पॉइंट नंबर 1 से अगर बात करना स्टार्ट कर रहा हूँ, पॉइंट नंबर 1 से अगर मैं बात करना स्टार्ट कर रहा हूँ तो पॉइंट नंबर 1 की हम बात करते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या कहती है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो मैं आपको पता है कि अपन लिखे लिखेंगे नहीं तो आप सुनते जाएं ध्यान से। मैं एग्जांपल यहां देता जाऊंगा। द इक्वेशन कंटेनिंग, आई विल रिपीट, द इक्वेशन कंटेनिंग डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है द इक्वेशन कंटेनिंग डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब है कि हम बात कर रहे हैं किसकी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव ऑफ y, दैट इज dy by dx का फॉर्मेट है। तो जिस इक्वेशन में ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो एंड कांस्टेंट हो, बहुत सारी चीजें अगर वो कंटेन करती है तो उस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो जैसे मैं लिख दूं d2y अपॉन dx स्क्वायर का होल क्यूब प्लस का y dy बाई dx प्लस का x क्यूब इज इक्वल्स टू 0। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो इक्वेशन बोर्ड पे लिखी हुई है ये इक्वेशन एक डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि इसमें ये तीनों चीजें जो मैंने ऊपर बोर्ड पे लिखी हुई है तीनों स्पेसिफाई हो रही हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल y किस पे डिपेंड करता है, x पे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल x किस पे डिपेंड नहीं करता, y पे। हम क्योंकि यहाँ बात करें y इज ए फंक्शन ऑफ x की। एंड द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज द डेरिवेटिव ऑफ y dy बाई dx। तो ये जो एक्सप्रेशन दे रखी है d2y अपॉन dx स्क्वायर का होल क्यूब प्लस y dy बाई dx प्लस x क्यूब, मैं यहाँ पे ln x जोड़ दूं, 3 जोड़ दूं, कुछ भी कांस्टेंट को यहाँ क्रिएट कर दूं, इसका फॉर्मेट कुछ भी दे दूं, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं लास्ट टाइम। द इक्वेशन कंटेनिंग 3 थिंग्स, डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज y, independent variable that is x and the derivative of the dependent variable that is dy by dx। डेरिवेटिव ऑफ y मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रहा हूं। तो देखो यहाँ पे d2y by dx स्क्वायर का होल क्यूब लिख दिया मैंने, y टाइम्स ऑफ dy by dx लिख दिया प्लस x क्यूब लिख दिया, तो ये अपने आप में एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। क्लियर? अब जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लेते हैं तो हमारे दिमाग में दूसरी चीज जो सबसे भयानक आती है वो होती है ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है और किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या है। कई बच्चों को पता होगा कि एक अपने आप में खुद में एक क्वेश्चन होता है कि कई बार हम ऐसा करते हैं कि मेंस में उनसे पूछ लेता है कि ऑर्डर बताओ, डिग्री बताओ, डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी होती है। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले ऑर्डर की। ऑर्डर क्या होता है? जैसे मैं आपको 12 बोल चुका, आई एम नॉट गिविंग यू द डिफिनेशन पार्ट, तो लिसन द डिफिनेशन पार्ट। ऑर्डर किसे कहते हैं? किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर उस डिफरेंशियल इक्वेशन में बैठे हुए, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में बैठे हुए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बोलते हैं। करेक्ट है? शॉर्ट में अगर मैं लिखना चाहूं तो ऑर्डर के बारे में तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव present in the highest order derivative present in differential equation।
किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सामने बोर्ड पे मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रखी है, तो आइए उसी के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन? तो हाईएस्ट ऑर्डर ये है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? सेकंड ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या आ गया इसका? 2। ऑर्डर क्या आ गया इसका? 2। क्लियर? तो ऑर्डर किसे कहते हैं? द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज इट्स ऑर्डर। अब बात आती है व्हाट इज द डिग्री। तो सेकंड चीज आती है व्हाट इज द डिग्री। तो अगर मुझसे वो डिग्री के बारे में बात करते हैं कि डिग्री क्या होती है ये बताइए, तो डिग्री थोड़ा सा ट्रिकी है एज कंपेयर टू ऑर्डर। डिग्री थोड़ा सा ट्रिकी है बेटा। डिग्री में क्या हो रहा है ध्यान से देखना। डिग्री कहती है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री तब डिफाइंड होगी, हिंदी में सुन लो अंग्रेजी में लिख दूंगा, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री तब डिफाइंड होती है जब वो डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव के फॉर्म में पॉलिनोमियल के रूप में हो। वो डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव के फॉर्म में पॉलिनोमियल के रूप में रिप्रेजेंट हो। तो अगर रिप्रेजेंट है, जैसे कि सामने जो है ये dy by dx पे पॉलिनोमियल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में एक्सप्रेस है, अगर ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में एक्सप्रेस है, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर की डिग्री होती है, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर की पावर होती है, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर की इंडेक्स होती है, उसे हम बोलते हैं डिग्री। अब पॉलिनोमियल वाला जो दर्द आया होगा उसको समझना। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे और ले ले रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने लिखा dy by dx प्लस e की पावर d2y by dx स्क्वायर प्लस का ln ऑफ x इक्वल्स टू 0। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारा ये, इज इट अ डिफरेंशियल इक्वेशन? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव प्रेजेंट है, एक्स वेरिएबल रिप्रेजेंट है, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट है एंड सो ऑन। क्या इसका ऑर्डर डिफाइंड होगा? बिल्कुल डिफाइंड होगा। करेक्ट है। कितना आएगा ऑर्डर? जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बैठा है वो यहाँ बैठा हुआ है। करेक्ट है। तो इसको हम लोग लिखेंगे, इसका ऑर्डर कितना आएगा? 2 आएगा। अब बात आती है डिग्री की, ठीक है। अभी मैं डिफिनेशन दे रहा हूँ, पहले समझ लो। तो डिग्री क्या कहता है? डिग्री हमसे ये कहता है कि, फिर से मैं सुनना, अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री निकालना चाहते हैं, अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री निकालना चाहते हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हम तभी निकाल पाएंगे जब डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव के फॉर्म में एक पॉलिनोमियल का रूप ले रही हो। डेरिवेटिव के फॉर्म में एक पॉलिनोमियल का रूप ले रही है, डेरिवेटिव के फॉर्म में एक पॉलिनोमियल का रूप नहीं ले रही है। पॉलिनोमियल से क्या मतलब है वो समझ लेना, कई बच्चों को शायद वो भी ना पता हो। बेटा अगर मैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखूंगा तो ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। लेकिन अगर मैं इसी को लिख दूं एक्स क्यूब प्लस ई की पावर एक्स प्लस 1, तो क्या आप बोल सकते हो कि ये पॉलिनोमियल है? तो ये पॉलिनोमियल रूप था, करेक्ट है, लेकिन ये पॉलिनोमियल रूप नहीं है। वही पिक्चर में यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ। जो यहाँ पे एक्स चल रहा है वहां पे हम dy by dx चला रहे हैं या d2y upon dx स्क्वायर चला रहे हैं, करेक्ट है। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप को अगर हम पॉलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, पॉलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, तभी हम उसकी डिग्री डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर मैं पूछूंगा व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस, तो आपका आंसर आएगा जो पॉलिनोमियल फॉर्म में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट था उसकी पावर। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 था, उसकी पावर 3 थी, तो डिग्री 3 आ गई। यहां पे चलेंगे तो ऑर्डर 2 था, लेकिन ये पॉलिनोमियल का रूप नहीं है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री नॉट डिफाइंड। मुझे लगता है कि मेरी बात अच्छे से आपको क्लियर होगी। तो डिग्री कब डिफाइंड होगी? जब डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव के पॉलिनोमियल के रूप में लिखा होगा। तो वही मैं यहां लिखने जा रहा हूं कि इफ डिफरेंशियल इक्वेशन express in polynomial form, then the index of, या इंडेक्स बोलते हैं या पावर बोलते हैं, then the index या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव present in differential equation is known as
is known as its degree. Its degree. आई सपोज मेरी बात अच्छे से क्लियर होगी, जो मैं चाहता था आपको बताना मैं बता ले गया, और मैं ऐसा भी मान रहा हूं कि आपने इसको अच्छे से समझा होगा। मैं लास्ट पार्ट में रिपीट कर रहा हूं, लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन तब कहलाती है जब उसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल हो। ठीक है, अब ऑर्डर क्या कहलाता है? डिग्री क्या कहलाती है? ऑर्डर हर डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफाइंड होता है, किसी भी फॉर्मेट में हो। डिग्री तभी डिफाइंड होती है जब हम उसको पॉलिनोमियल फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाते हैं डेरिवेटिव में। तो मैंने आपको दो एग्जांपल दिए। पहला वाला एग्जांपल dy बाई डी एक्स में पॉलिनोमियल का रूप ले रहा है, इसलिए इसकी ऑर्डर भी डिफाइंड हुआ और डिग्री भी। ऑर्डर क्या है? जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट हो, जो कि 2 था। डिग्री क्या है? उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो इंडेक्स है या पावर है, 3 आ गई। इस वाली एग्जांपल में देखिए, तो इस वाले एग्जांपल में आपको दिख रहा होगा कि ये dy बाई डी एक्स है, ये e की पावर d2y अपॉन dx स्क्वायर है। तो ये dy बाई डी एक्स में पॉलिनोमियल का रूप नहीं ले रहा है। अब ये dy बाई डी एक्स में पॉलिनोमियल का रूप नहीं ले रहा है, इसलिए ऑर्डर तो डिफाइंड हुआ जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट था, लेकिन इसकी डिग्री डिफाइन नहीं हुई। डिफिनेशन मैंने लिख दी है। ठीक है, जल्दी से नोट कर ले, जो भी नोट करना है थोड़ा बहुत। तब तक मैं एग्जांपल लेते हैं अपन इसके बाद। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट देखते जाएंगे और ऑर्डर डिग्री को यहीं पे स्पेसिफाई करते जाएंगे। ऑर्डर 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 डिग्री 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 डिग्री। तो पहला इक्वेशन आपको दिख रही है d2y अपॉन dx स्क्वायर। अभी ये पॉलिनोमियल का रूप नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको चेंज कर दूं और इसको इस तरीके से होल स्क्वायर करके ये क्यूब हटा दूं, तो अभी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो रूप लिखा हुआ है ये पॉलिनोमियल का रूप आ गया। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो d2y अपॉन dx स्क्वायर है, तो जो ऑर्डर आएगा वो तो इसका 2 आ गया, और जो डिग्री आएगी इसी हाईएस्ट ऑर्डर की पावर वो भी 2 आ जाएगी। ठीक है, इस पे चलते हैं। तो इसमें आपको दिख रहा होगा अभी भी पॉलिनोमियल का फॉर्म नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जो इसका रूप बन जाएगा वो बन जाएगा dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस का x प्लस का y स्क्वायर टाइम्स ऑफ dy बाई डी एक्स शुड बी इक्वल्स टू 1। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत प्यार से समझना, ये अपने आप में एक सिंपल सा क्वेश्चन है मेंस के लिए, कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये पॉलिनोमियल का रूप नहीं ले रहा है, पॉलिनोमियल का रूप नहीं ले रहा है क्योंकि 1 अपॉन के में बैठा हुआ है। लेकिन अगर मैं इसको पॉलिनोमियल के रूप में कन्वर्ट कर सकता हूं तो मैं इसकी डिग्री और ऑर्डर दोनों डिफाइन कर सकता हूं। तो मैंने जैसे इसको वर्कआउट किया, अब ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, इस इक्वेशन का ऑर्डर 1 आएगा और इस इक्वेशन की डिग्री 2 आएगी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अगला पार्ट, थर्ड क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि ये d2y अपॉन dx स्क्वायर और e की पावर d3y अपॉन dx क्यूब लिखा है। तो ऑर्डर तो इसका आएगा, कितना आएगा? जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है विच इज 3। लेकिन क्या डिफाइंड नहीं होगी? डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये पॉलिनोमियल का फॉर्मेट नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल विद अलजेब्रिक लिखा हुआ है। तो अगर आप इसकी डिग्री बोलोगे तो डिग्री क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। डिग्री नॉट डिफाइंड। इस एग्जांपल में आते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस का 3 dy बाई dx का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर ln d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो आपको दिख रहा होगा इसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, चाहे यहां से ऑब्जर्व कर लो चाहे यहां से ऑब्जर्व कर लो, तो ऑर्डर कितना आएगा? 2। क्या डिफाइंड नहीं होगी इसकी भी? डिग्री डिफाइंड नहीं। क्यों? क्योंकि ये ln में बैठा हुआ है। तो डिग्री इज अगेन नॉट डिफाइंड। डिग्री इज अगेन नॉट डिफाइंड। क्लियर? नोट करिए जल्दी। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है? तो हर डिफरेंशियल इक्वेशन, मेरे प्यारे बच्चों, हर डिफरेंशियल इक्वेशन ज्योमेट्रिकली हमेशा कोई ना कोई फैमिली ऑफ कर्व जरूर रिप्रेजेंट करती है। कैसे करती है? आइए देखिए। फॉर एग्जांपल, करेक्ट है, अगर अपने पास लिखा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y बाई एक्स, ठीक है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया मैंने। तो व्हाट दिस रिप्रेजेंटिंग? तो आपसे मैं एक छोटा सा पॉइंट पूछूं कि एओडी आप पढ़ चुके हैं, कैलकुलस आपका रिवाइज हो चुका है, dy बाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है?
तो dy by dx रिप्रेजेंट करता है, आप बोलोगे सर dy by dx तो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर मैंने dy by dx को स्लोप बोल दिया तो स्लोप मतलब m हो गया, m मतलब y by x हो गया, यानी ये आ गया y इक्वल्स टू mx। अब ये y इक्वल्स टू mx क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप बोलोगे सर y इक्वल्स टू mx तो फैमिली ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये सारी लाइनें पास कहाँ से कर रही हैं, ओरिजिन से। जितनी भी लाइनें ओरिजिन से पास करी उन सबकी इक्वेशन कौन सा रूप लेती है, y इक्वल्स टू mx। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dy by dx is equals to y by x? So this implies it geometrically represents a family of lines, passes origin। यानी हर डिफरेंशियल इक्वेशन ज्योमेट्रिकली कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करती है। कई बार आप लोगों ने क्वेश्चन देखे होंगे पेपर में जो आते हैं, तो उसमें आपको देखा होगा कि कई क्वेश्चन में पूछा जाता है कि दिस डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, ठीक है, ऑप्शन दिया रहता है सर्किल हैविंग सेंटर दिस थिंग, तो हम लोग सॉल्व करके उसको निकालते हैं कई बार। तो वही चीज होती है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी होगा वो किसी ना किसी फैमिली ऑफ कर्व को जरूर रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब अगर वो किसी ना किसी फैमिली ऑफ कर्व को जरूर रिप्रेजेंट करेगा, तो किस फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके बारे में हमने ये बात कर ली, ठीक है। अब आती है हमारी बात नेक्स्ट, तो हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ ली क्या होती है, हम लोग फॉर्मेशन और डी में चल रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कैसे किया जाता है। तो नेक्स्ट हेडिंग आएगी हमारी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जब हमें किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना होता है तो होता है क्या, उसके अंदर कुछ आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट होते हैं। ये आर्बिट्री कांस्टेंट टर्म क्या होता है, आइए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं इसको। इसके स्टेप्स होते हैं, जैसे मैं आपको पहले तो आर्बिट्री कांस्टेंट का एक एग्जांपल ले रहा हूं, फाइंड नंबर ऑफ, फिर मैं फॉर्मेशन पे चल रहा हूं, फाइंड नंबर ऑफ arbitrary constants in y is equals to a e की पावर x plus b। मान लो बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, जब आप इसको देख रहे हो तो आपको लग रहा होगा सर इसके अंदर तो दो कांस्टेंट है, एक तो a है दूसरा b है, लग रहा होगा ना। नहीं, आर्बिट्री कांस्टेंट वो नहीं होते जो दिखते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट वो होते हैं जो सिंप्लीफाई करने के बाद दिखते हैं। सिंपल सी कहानी, आर्बिट्री कांस्टेंट वो कांस्टेंट नहीं है जो इक्वेशन में दिख रहे हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट वो कांस्टेंट है जो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद दिखते हैं। क्या मतलब है, आइए समझते हैं। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता तो बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता था, a e की पावर x इंटू e की पावर b। आप बोलोगे सर y इज इक्वल्स टू ये a और e की पावर b तो मैंने एक साथ लिख दिया और e की पावर इसको मैंने बाहर रख दिया। अभी जो a इंटू ई की पावर b लिखा हुआ है, तो अगर मैं आपसे यहाँ से पूछूं तो आप इमीडिएटली बड़े आराम से बोल दो सर ये तो अपने आप में कांस्टेंट है, तो मैं इसको लैम्डा से रिप्लेस कर देता हूँ। करेक्ट है। तो जो ये इक्वेशन गिवन इक्वेशन थी, इसके अंदर जो कांस्टेंट आपको दिख रहे थे वो दो थे, वो दोनों आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं थे। आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होते हैं, द नंबर ऑफ कांस्टेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन अ इक्वेशन आफ्टर सिंप्लीफाइंग द गिवन इक्वेशन। तो कितने आर्बिट्री कांस्टेंट आएंगे, एक आएगा, वन आर्बिट्री कांस्टेंट, शॉर्ट में लिख रहा हूं एसी, ठीक है, एसी मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट। एक और एग्जांपल देखते हैं, पहले आर्बिट्री कांस्टेंट समझ लो, फिर मैं आपको बताता हूं फॉर्मेशन में क्या करा जाता है। मान लो एक और आपको इक्वेशन दे रखी थी, सेम क्वेश्चन है, मान लो इसका फर्स्ट पार्ट ये कर देता हूं मैं, सेकंड पार्ट यहां ले रहा हूं। फाइंड नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट इन द इक्वेशन y is equals to a sin x plus b plus m cos x plus d। ठीक है, ठीक है भाई। आपने इसको सोचा तो आपने बोला सर 1 2 3 और 4 कितने कांस्टेंट दिख रहे हैं, तो आप बोलोगे सर 4 कांस्टेंट। मैंने आपसे पूछा कितने कांस्टेंट दिख रहे हैं, तो आप बोलोगे सर 4 कांस्टेंट, पर 4 कांस्टेंट तो नहीं है इसके अंदर। कितने कांस्टेंट है इसके अंदर वो चेक करना था। हमने इसको थोड़ा सा सोचना शुरू किया।
आपको पता था अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो ये बनेगा sin x cos b प्लस cos x sin b, ठीक है, ऐसे यहां पे आओगे। थैंक यू सो मच हमें इतना सारा प्यार देने के लिए। हजारों स्टूडेंट्स हमारा ये वीडियो लेक्चर्स जो आपको दिख रहा है इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, और आप भी अगर इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में क्लिक करें और अपना जो भी इनरोलमेंट है उसको सुनिश्चित करें। साथ ही जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है वो हमारे प्रीमियम कोर्स को इनरोल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके। तो m टाइम्स ऑफ cos x cos d माइनस sin x sin d। अब मैं आपसे बोलूंगा मेरे प्यारे बच्चों sin x के कोएफिशिएंट कलेक्ट करो, तो आप बोलोगे a cos b माइनस m sin d टाइम्स ऑफ sin x। जहां जहां sin x उसको अंडरलाइन कर दिया मैंने, और जहां जहां cos x था उसको टिक कर दिया मैंने। तो इसी तरीके से मैं आपसे बोलूंगा cos x के बताओ, तो आप बोलोगे a sin b प्लस m cos d टाइम्स ऑफ cos x। अब ये जो एक्सप्रेशन है और ये जो एक्सप्रेशन है, a भी कांस्टेंट है, cos b भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, sin d भी कांस्टेंट है, तो जब मैं इसको एलिमिनेट करूंगा तो अपने पास आएगा y इक्वल्स टू लैम्डा 1 sin x प्लस लैम्डा 2 cos x। क्यों? क्योंकि ये जो जितने बवाला था, ये बवाला इस बवाला को उठा करके अपने बाला बना दिया। ये जो मसाला था इस मसाला को मैंने बाला बाला कर दिया, मसाला बाला, करेक्ट है? तो यहां से अगर मैं आपसे पूछूंगा हाउ मेनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट, तो आपका आंसर कितना आएगा? 2, एक लैम्डा 1 और एक लैम्डा 2, तो 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ऑल्टरनेटिव करंट नहीं लिखा है, इसी का मतलब आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। कंफर्टेबल? तो ये हो गई बात आर्बिट्ररी कांस्टेंट की। अब बात आती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको समझना और सोचना। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जितने भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट होते हैं ना, उतनी बार हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये पहला स्टेप है कि एलिमिनेट। फॉर्मेशन के अंदर क्या क्या आ रहा है? तो फॉर्मेशन के अंदर स्टेप फॉर फॉर्मेशन, तो पहला स्टेप है डिफरेंशिएट गिवन इक्वेशन as many number of times as many arbitrary constants present in given equation. Differentiate given equation as many number of times as many arbitrary constants present in given equation. स्टेप 2 कहता है एलिमिनेट आर्बिट्ररी कांस्टेंट टू गेट रिक्वायर्ड डी। जैसे ये था, चलिए सामने दो बैठे हुए इसी को समझिएगा। कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे? एक, तो डिफरेंशिएट कर दो, तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू लैम्डा e की पावर x। और एलिमिनेट आर्बिट्ररी कांस्टेंट, क्या हमारे पास लैम्डा अभी भी बैठा हुआ है? इस लैम्डा को हटाने के लिए यहाँ उठा करके रख दो, यानी कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई वो आ गई dy बाई dx इक्वल्स टू y, यानी dy by dx is equals to y is representing family of curves y is equals to lambda e की पावर x। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये फैमिली ऑफ कर्व दे रहा है। फैमिली ऑफ कर्व को डिफरेंशिएट करके हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन कहां से आई? इस फैमिली ऑफ कर्व से। तो यानी मैं पूछूंगा कि dy by dx is equals to y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो फैमिली ऑफ एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंट कर रहा है।
ऐसे यहां पे अगर चलना चाहोगे, मान लो इसी को देखो, तो अगर मैं इसको फॉर्म करना चाहता हूं इससे डिफरेंशियल इक्वेशन, तो देखो इससे कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होती है। क्वेश्चन तो अभी ले रहा हूं, मान लो मैं इसको सॉल्व करना चाहूं। कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट है? 2। कौन कौन से? लैम्डा 1, लैम्डा 2। तो बेटा मैं कितनी बार डिफरेंशिएट करने के लिए फ्री हूं? 2 बार। 2 बार डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको। तो पहली बार डिफरेंशिएट किया, y डैश लगा देना, ठीक है। तो y डैश इक्वल्स टू आ गया लैम्डा 1 cos x माइनस लैम्डा 2 sin x। एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया तो y डबल डैश आ गया। अच्छा मैंने 2 बार डिफरेंशिएट क्यों किया? मैं फ्री हूं। क्यों फ्री हूं? क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि इस फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करने वाली फैमिली बेसिकली ये थी, और इसके अंदर कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट थे? 2। अरे समझ में आया? आर्बिट्ररी कांस्टेंट ये नहीं उठा करके तुमने इसको डिफरेंशिएट मार दिया, और तुमने इसको डिफरेंशिएट मार दिया, पता 4 बार डेरिवेटिव में पहुंच गए तुम। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हाँ भाई, तो लैम्डा 1 cos x माइनस लैम्डा 2 sin x आया। एक बार और डिफरेंशिएट किया, एक बार हमने और डिफरेंशिएट किया तो बन गया माइनस का लैम्डा 1 sin x माइनस का लैम्डा 2 cos x, ठीक है। माइनस का लैम्डा 1 sin x माइनस का लैम्डा 2 cos x, y डैश इक्वल्स टू लैम्डा 1 cos x लैम्डा 2 sin x एंड y इक्वल्स टू लैम्डा 1 sin x प्लस लैम्डा 2 cos x। इस जो ये 2 बार डिफरेंशिएट किया हमने, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करने के बावजूद हमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमारे एलिमिनेट नहीं हुए, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप वही है, एलिमिनेट द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो हमें लैम्डा 1 sin x और लैम्डा 1 और लैम्डा 2 को एलिमिनेट करना था। तो आप क्या देख रहे हो, अगर मैं इसमें से एक माइनस को बाहर ले लूं तो ये प्लस आ जाएगा। अभी जो अंदर बैठा है ये वही बैठा हुआ है जो यहाँ लिखा हुआ था, ये दोनों सेम थे। तो इन दोनों इक्वेशन से मैंने इक्वेशन जनरेट कर दी, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आगे y इक्वल्स टू माइनस का और इसकी वैल्यू y थी, पुट कर दिया। यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशन का रूप देना चाहूँ तो ये लिखा है d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का y। अब d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो वो इस फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरीके से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट थे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या था मैंने वो समझा दिया आपको। जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट थे उतने आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के लिए हम जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रेजेंट है उतनी बार उसको हम डिफरेंशिएट करने के लिए फ्री रहते हैं। यहाँ पे 1 था तो 1 बार किया, यहाँ पे 2 थे तो मैंने 2 बार डिफरेंशिएट किया, और फिर आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो दिए थे उनको एलिमिनेट कर दिया। यहाँ से एक छोटा सा पॉइंट आता है, ध्यान देना। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप फटाफट बताओगे सर ऑर्डर 2, सर डिग्री 1। इसका पूछूंगा सर ऑर्डर 1, डिग्री 1। कंफर्टेबल? तो जरा ध्यान से देखना जो मैं लिखने जा रहा हूं। इसका ऑर्डर 2 कहां से आया था? इस इक्वेशन से। कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे? 2। इसका ऑर्डर 1 कहां से आया? इससे। कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे? 1। यानी कि ऑर्डर ऑफ अ डी, सिंपल सा चीज लिख रहा हूं, ऑर्डर ऑफ अ डी, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेम एज नंबर ऑफ, नंबर है, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट in the given family of curves, बोल दो family of curves। किसी भी family of curves में जितने arbitrary constant प्रेजेंट होंगे उतनी ही उससे बनने वाली, उस फैमिली ऑफ कर्व से को रिप्रेजेंट करने वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका ऑर्डर वही होगा जो उस फैमिली ऑफ कर्व में आर्बिट्ररी कांस्टेंट जितने प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ गई? 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे, ऑर्डर 2 आया। 1 आर्बिट्ररी कांस्टेंट था, ऑर्डर 1 आया। नोट करिए फटाफट जो भी करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कुछ फॉर्मेशन पे ही। भैया ये जो लाइन लिखी ना, सर्किल टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन एंड सेंटर ऑन वाई एक्सिस, उसकी वन ऑफ द फोटो ये बनेगी या फिर ये बनेगी?
ऐसी खूब सारी फैमिलीज होगी, ऊपर भी जा सकती है वो, नीचे भी जा सकती है। सेंटर ऑन वाई एक्सेस, तो मैंने मान लिया 0, r, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है रेडियस r होगी। तो सर्किल की इक्वेशन लिख दी। सर्किल की इक्वेशन क्या आएगी बेटा? तो सर्किल की इक्वेशन आएगी, सर आप बोलोगे सर एक्स सेंटर 0, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस r का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। ठीक है, बहुत शानदार बात। तो सर्किल आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2yr इक्वल्स टू 0, r स्क्वायर कट गया। कितने आर्बिट्री कांस्टेंट हैं? आर्बिट्री कांस्टेंट अदर देन द वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन में मैंने आपसे पूछा कितने आर्बिट्री कांस्टेंट, आप बोलोगे सर एक है, एक। मैं एक बार डिफरेंशिएट करने के लिए फ्री हूं, तो देखो उसको डिफरेंशिएट करने का तरीका होता है, आप इसको ऐसे पढ़ लेना। अब पूछोगे सर इससे फायदा, भाई अगर आप डायरेक्ट लेकर के डिफरेंशिएट करते तो फिर आपको आर को एलिमिनेट करना पड़ता, इसमें आपका आर अपने आप एलिमिनेट हो गया। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, एक बार डिफरेंशिएट करने के लिए फ्री हो तो मैंने एक बार डैश लगा दिया, इसका डेरिवेटिव कर दिया फॉर्मूला लगा करके, तो नीचे आ गया वाई स्क्वायर, वाई अंदर चला गया 2x प्लस 2y वाई डैश माइनस वाई डैश इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहां से डिफरेंशियल कलेक्ट करोगे तो वाई डैश का कोफिशिएंट आ जाएगा 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy इक्वल्स टू 0। यानी वाई डैश इज इक्वल्स टू, तो वाई डैश का मतलब हो गया dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का 2xy अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमारी ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आ गई। अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर ली तो मैं ऑर्डर डिग्री पूछूंगा आपसे, तो ऑर्डर कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर ऑर्डर 1। मैं पूछूंगा डिग्री बता बेटा, तो आप बोलोगे सर डिग्री 1, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ऑर्डर तो यही बोल दिया था। एक आर को देखा, इमीडिएटली स्ट्राइक कर गया कि आर्बिट्री कांस्टेंट तो एक ही है। आर्बिट्री कांस्टेंट अगर एक है तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर तो 1 आना था। बात किसकी करनी थी? सिर्फ डिग्री की मैंने मैनिपुलेट कर दी। क्लियर? एक क्वेश्चन और देखिए सेम कंसेप्ट पे। जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन एक फितूर आया कि भाई इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाए। तो एक्सेस ऑफ सिमेट्री किसी कहते हैं पता है ना? पैराबोला जिसके अबाउट सिमेट्रिक दिखता है। जैसे वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x की बात करूंगा तो x एक्सेस, और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y की बात करूंगा तो y एक्सेस एक्सेस ऑफ सिमेट्रीज होते हैं। तो उसने बोला फॉर्म अ डिफरेंशियल फैमिली ऑफ पैराबोलास हैविंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री पैरेलल टू y एक्सेस। तो अगर ये x एक्सेस थी, ये y एक्सेस थी, तो जो भी पैराबोलास होंगे उनकी एक्सेस ऑफ सिमेट्री ये होनी चाहिए। तो इसकी करस्पॉन्डिंग जो पैराबोलास बनेंगे वो ये बन सकते हैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? अब मुझे इन सारे पैराबोलास के बारे में बात करनी है। मतलब बात मीन्स क्या करनी है, उनसे बनने वाले जो फैमिली होगी, उससे बनने वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, हमें उसकी बात करनी है कि कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। फिर हम बात भी करेंगे उसका ऑर्डर क्या आएगा, डिग्री क्या आएगी। तो आइए, अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये सब पैराबोलास हैं, ओपनिंग अपवर्ड या ओपनिंग डाउनवर्ड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा हुआ है? अरे पढ़ा हुआ है, अरे बेसिक तो आता होगा, ठीक है ना? तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा हुआ है, जिसका आपको बेसिक आता है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर मैं बात करूंगा तो ये सारे के सारे कर्व को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही है जो हमें बचपन में पढ़ाई जाती है, y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c। y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज द ऑल द फैमिली ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose axis of symmetry is parallel to y axis। अब इसके अंदर कितने आर्बिट्री कांस्टेंट हैं? 1 2 3। तो हम कितनी बार डिफरेंशिएट करने के लिए फ्री है? 3 बार। पहली बार डिफरेंशिएट किया y डैश आया, y डैश इज इक्वल टू क्या आया? 2ax आया प्लस का b आया। फिर डिफरेंशिएट किया y डबल डैश आया, कितना आया? 2a आया। फिर डिफरेंशिएट किया y ट्रिपल डैश आया, कितना आया? 0। लो भाई सारे आर्बिट्री कांस्टेंट एलिमिनेट हो गए। y triple dash is equals to 0 is the family of curve, is the differential family of differential equation which is representing family of curves whose axis of families of parabolas whose axis of symmetry is parallel to what? y axis। ठीक है? अब मैं आपसे पूछूंगा इसके ऑर्डर डिग्री क्या होगा। ये समझ में आ गया क्या किया? अब आप सोचोगे सर आपने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्यों लिया, a क्यों लिया, नहीं लेते तो
अरे बेटा अगर ए ना लेते तो ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला या ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला की हम बात ही नहीं कर पाते। सी भी लेना जरूरी, वरना इसका एक फिक्स पॉइंट आ जाता है x=0 रूट, जो कि नहीं हो सकता। यानी ये तीनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट होंगे, कोई इशू नहीं है इसमें। बात आती है y'=0 के ऑर्डर एंड डिग्री की। सिंपल सी चीज है, y' मतलब ऑर्डर तो 3, वो तो इसने भी बोल दिया था, सोचना ही नहीं था हमें, फटाक से आंसर आएगा। बात कर रही है डिग्री की, तो डिग्री कितनी आ गई 1। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है वो उसकी डिग्री कहलाती है। डिग्री एंड फॉर्मेशन, 3 चीजें बेसिकली हम लोगों ने पढ़ी है। और क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, मैं ये नहीं बोलूंगा नहीं आते हैं, ठीक है, कम आते हैं बट आ सकते हैं इससे भी। आगे बढ़ा जाए। तो अब हम लोगों ने फॉर्मेशन सीख लिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कैसे करी जाती है। तो जब हमने फॉर्मेशन सीख लिया डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कैसे करी जाती है, तो अब हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कैसे करी जाती है। मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। जो अपने सिलेबस में है वो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। अगर हमसे बोलता है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करो, अगर हमसे बोलता है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करो, तो जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं वो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की करते हैं। आई रिपीट, जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं वो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री करते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या डिग्री 2 की इक्वेशन हमसे पूछ लेता है फर्स्ट ऑर्डर में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो जो डिग्री 2 की इक्वेशन होती है फर्स्ट ऑर्डर में, वो हम डिग्री 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करते हैं क्वेश्चन में बताऊंगा मैं आपको। तो मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, किस कौन कौन से मेथड्स होते हैं, बहुत सिंपल सा है। पहला तो जो मेथड 1 है हमारा, M1 लिख देता हूं उसको, उसका नाम होता है वेरिएबल सेपरेबल। शॉर्ट में हम लोग VS मेथड बोलते हैं, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल शॉर्ट में से हम लोग VS मेथड बोलते हैं। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है हमें, तो हम उसको वेरिएबल सेपरेबल से कैसे कर सकते हैं। उसके अंदर बहुत सारे टाइप्स होते हैं। टाइप 1 की बात कर लेते हैं, बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊंगा। क्या अपने पास लिखा हुआ है y dy प्लस x dx या माइनस x dx इक्वल टू 0, या इसको f ऑफ y कर दो और इसको g ऑफ x कर दो। तो यहां से क्या होगा, यहां से हम लोग इसको ऐसे पढ़ लेंगे कि f ऑफ y dy इज इक्वल टू g ऑफ x dx। दोनों साइड, ये हो गया वेरिएबल x y का, ये हो गया वेरिएबल x का, दोनों को सेपरेट कर लिया, दोनों को इंटीग्रेट कर दिया। ये कैपिटल f y आ गया इंटीग्रेट करके, कैपिटल gx आ गया इंटीग्रेट करके, और इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c आ गया, ठीक है। कैपिटल x कैपिटल y gx प्लस c, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या करा जाता है इसमें। डिफरेंशियल इक्वेशन को एक साइड सारा y का dy के साथ भेज दो, एक सारा x का dx के साथ भेज दो, और अगर हम उसको सेपरेट कर पाते तो वो टर्म बाई टर्म इंटीग्रेट हो जाएगा। y वाला y के टर्म dy के टर्म्स में, x वाला dx के टर्म्स में इंटीग्रेट होगा, और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। जो भी डाटा दे रखा होगा पुट कर देंगे, वहां से इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c निकल आता है। चलिए आगे देखते हैं। तो एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा ले लेता हूं मैं, सॉल्व x टाइम्स ऑफ y स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स ऑफ dx प्लस का y टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 dy इक्वल्स टू 0। यूजुअली पेपर में आपको इसी टाइप के क्वेश्चन दिखते हैं। पेपर में आपको इसी टाइप का क्वेश्चन दिखेगा कि x टाइम्स ऑफ y स्क्वायर प्लस 1 एंड फलाना दिमाग का लिखा होगा। बट पिछले 2 साल से जो जेईई मेंस से क्वेश्चन पूछे हैं
उसमें अंग्रेजी वाला पार्ट बहुत सजा के दिए, भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको। खैर अभी तो अपन सिंपल सी बात करते हैं। तो हमारा इसमें मोटो क्या है कि हम ढूंढ ढांड के एक्स वाले टर्म्स को एक तरफ ले जाए, वाई वाले टर्म्स को एक तरफ ले जाए। देखो यहाँ पे एक्स डी एक्स लिखा हुआ तो रोक दिया मैंने, वहां पे वाई डी वाई लिखा होगा रोक दिया मैंने, ये फालतू बाटा का नीचे पटक दिया। कई बच्चे हमें कंटिन्यूअसली मैसेज करते हैं सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, सर उस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो उसके लिए मेरा आप सबसे ये सजेशन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलते रहे। रीजन इसका क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि जिस टॉपिक की आप डिमांड कर रहे हो उसकी वीडियो तो ऑलरेडी हमने बना रखे हैं और यूट्यूब चैनल पे हमारे पड़े हुए हैं, तो वो सारे नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली टाइम टू टाइम मिलते रहे। इसके लिए आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और हमारा बेल आइकन को हिट करें। यहाँ पे ये फालतू बटा तो नीचे पटक दिया, रास्ते में माइनस लगा दिया। ये एक्स का फंक्शन बन गया dx के साथ, ये y का फंक्शन बन गया dy के साथ, दोनों को टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट कर दिया। x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अगर मैंने इसको t माना होगा तो dt अपॉन t लिखा है, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन है, आता होगा। माइनस का ln ऑफ, यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 1 आ गया, प्लस का c आ गया, तो इसको क्लब कर दिया मैंने, तो ln एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ln वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू c। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू ई की पावर c, जिसको मैंने लिख दिया लैम्डा। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होगी। अब बोलेगा लैम्डा कहाँ से आएगा, तो उसने कंडीशन दे रखी होगी कि दिस सैटिस्फाइड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पासेस फ्रॉम द कर्व, कर्व पासेस फ्रॉम अ पॉइंट, तो उस पॉइंट को इसमें रख देंगे और पॉइंट लैम्डा निकल आएगा। कैसे आता है वो भी देखते हैं, इसको देख लिए फटाफट। बहुत सिंपल सा लेना, फाइंड कर्व पासेस टू 0 एंड सेटिस्फाइंग y dy प्लस का 4x dx इक्वल्स टू 0। y dy प्लस का 4x dx इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्या मतलब है? वेरिएबल सेपरेबल दिख रहा है आपको, क्योंकि y dy यहाँ बैठा हुआ है, माइनस 4x dx यहाँ बैठा हुआ है, दोनों को इंटीग्रेट कर दिया, वाई स्क्वायर बाई 2 आ गया, माइनस का 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गया, प्लस का c आ गया, ये कट गया 2 आ गया, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2c आ गया। कर पास कहाँ से कर रहा है, 2,0 से, 2,0 सेटिस्फाई कराया, 0 16 प्लस का 2c, c8 आ गया, कर्व का नाम आ गया वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं इसको एक साइड पे ले जाऊंगा तो क्या बनेगा, ये तो बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, 16 से डिवाइड कर दिया तो एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस का वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल्स टू 1 आ गया। कई बार ऐसा होता है कि इस कर्व का नाम बताओ, मैं ऑप्शन में दूंगा आपको, तो यहाँ से अगर मैं पूछूंगा इस कर्व का नाम बताओ तो आंसर आएगा एलिप्स। ठीक है, कैसा एलिप्स आएगा, वर्टिकल एलिप्स आएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। Find curve not passes origin, not passes origin such that length of normal at a point P on curve is equal to
रेडियस वेक्टर ऑफ पॉइंट P। आपको टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर पढ़ाया गया तो सर ने आपको बताया होगा कि ये जो लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ये जो सारे टर्म्स हैं, ये सारे टर्म्स डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंथ ऑफ नॉर्मल और रेडियस वेक्टर चेक कर लेना, मैंने गलत ना लिख रखा हूँ। लेंथ ऑफ टेंजेंट नो, लेट मी चेक वंस मोर। तो उसने बोला है क्वेश्चन पढ़ना, फाइंड कर्व नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन सच दैट लेंथ ऑफ नॉर्मल एट ए पॉइंट P ऑन द कर्व इक्वल्स टू द रेडियस वेक्टर ऑफ पॉइंट P। ठीक है, तो अगर मैं फोटो बना के इसको करना चाहता तो लॉजिक नहीं होता फोटो का, पर ठीक है, थोड़ा सा फील लेने के लिए मैं आपको करा देता हूँ। इस कर्व पे कोई किसी पॉइंट P पे ये टेंजेंट आएगी, ये नॉर्मल आएगी, ये जो लेंथ ऑफ नॉर्मल है, लाइक नहीं मान लेना, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। ठीक है, ये जो लेंथ ऑफ नॉर्मल है Pn, ठीक है, लेंथ ऑफ नॉर्मल Pn, ये इस रेडियस वेक्टर के बराबर है। पूछ रहे हो रेडियस वेक्टर क्या होता है? किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली लाइन उस पॉइंट की रेडियस वेक्टर कहलाती है। तो OP इज द रेडियस वेक्टर। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन OP इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ नॉर्मल ऑफ द कर्व एट द पॉइंट P। तो अगर मैंने P पॉइंट को x, y मान रखा था तो OP तो आ गया √(x² + y²। और जो लेंथ ऑफ नॉर्मल होता है उसका फॉर्मूला होता है y √1 + dy/dx का होल स्क्वायर। उम्मीद करूंगा फॉर्मूला याद होगा। स्क्वायरिंग कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा x² + y² शुड बी इक्वल्स टू 1 + dy/dx का होल स्क्वायर। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा dy/dx का होल स्क्वायर, ये 1 और ये 1 कट गया, इज इक्वल्स टू x² / y²। अब मेरा आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए कि जो सामने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है इसका ऑर्डर और डिग्री कितना है? तो आप बोलोगे सर ऑर्डर एकरा ऑर्डर कितना है बालक? तो एकरा ऑर्डर है 1 और डिग्री रहा 2। हमारे सिलेबस में क्या रहा? हमारे सिलेबस में रहा डिग्री 1 और ऑर्डर वा भी 1। तो हम इस डिग्री 1 और ऑर्डर 1 डिग्री 2 को ऑर्डर 1 और डिग्री 1 में कन्वर्ट करने चाहते हैं। कैसे करते हैं आइए देखें। एक स्क्वायर रूट ले लो, तो जैसे तुम स्क्वायर रूट लोगे उसके बाद ये दिखेगा ± x/y। तो बेसिकली यहाँ से हमारे पास दो डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएंगी। पहली आप dy/dx इक्वल वैल्यू हो गई अपॉन x/y और दूसरी हो गई dy/dx इक्वल टू -x/y। अब ये दोनों वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म दिख रही हैं। y dy इज इक्वल टू x dx, यहाँ से दिख रहा है y dy इज इक्वल टू -x dx। अब आप क्या करो, दोनों को इंटीग्रेट कर दो। तो एकरा इंटीग्रेशन, एकरा इंटीग्रेशन, एकरा इंटीग्रेशन और एकरा इंटीग्रेशन। तो इसका जब इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ से आएगा y² 2 x² 2 प्लस c। तो वहाँ से इक्वेशन आ गई y² - x² इक्वल्स टू लैम्डा। 2c को लैम्डा से रिप्लेस कर दिया। ओवर हियर यू हैव टू डू y² 2 इज इक्वल्स टू -x² 2 प्लस k। From here we'll get x² plus y² is equals to mu. I'll convert to k to mu. ठीक है, सारी लैंग्वेजेस देखते हैं। देखो मुझे भोजपुरी भी आती है, मुझे अंग्रेजी भी आती है, मुझे हिंदी भी आती है, मुझे बस तो एक कर्व ये निकल के आ गया और एक कर्व ये निकल के आ गया। जो मैंने आपसे बोला था कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास ऑर्डर 1 और डिग्री 1 की जगह डिग्री 2 के क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो कि ये है ऑर्डर 1 डिग्री 2। If I'll ask you what is the order of this differential equation, तो you say sir 1. If I'll ask you what is the degree of this equation, तो आप बोलोगे सर 2। मैंने इस ऑर्डर 1 और डिग्री 2 को ऑर्डर 1 और डिग्री 1 में कन्वर्ट कर दिया। ऑर्डर 1 डिग्री 1, ऑर्डर 1 डिग्री 1 इंटीग्रेट कर दिया, हमारा कर्व आ गया। कंफर्टेबल? ठीक है, तो ये हमारा टाइप 1 था। नोट कर लो जल्दी से, जो भी नोट करना है तेजी से। टाइप 2 ले रहे हैं हम। अरे तो बहुत आसान है। डिफरेंशियल इक्वेशन
ऑफ द फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx is equals to a1x plus b1y plus c1 upon a2x plus b2y plus c2. करेक्ट है? a1x plus b1y, अच्छा नहीं, पहले अपन वाला फॉर्मेट ले ले, सिंपल वाला, ठीक है। फंक्शन ऑफ ax plus by plus c, ठीक है। तो अगर इसके अंदर दो केस बनाते हैं अपन, केस 1 कि b 0 हो जाए, अगर b 0 हो गया तब तो सीधे आ गया dy by dx इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x, करेक्ट। तो यूज टाइप 1, यूज टाइप 1। केस 2 में जाते हैं कि अगर b नॉन जीरो हो जाए, तो b अगर नॉन जीरो जाता है तो जो अंदर बैठा होता है ना ax प्लस by प्लस c, इसको t मान लो। बेटा ये इंटीग्रेशन में ऐसे करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, द सेम इज ओवर हियर। तो यहाँ से क्या होगा आपके पास, यहाँ से आ जाएगा आपके पास a प्लस b dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। तो जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो कन्वर्ट हो जाएगी डी टी बाई डी एक्स माइनस ए इंटू वन बाई बी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी। एक साइड पे ले जाओ तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस बी टाइम्स एफ ऑफ टी। अब ये कौन सा फॉर्मेट आ गया, वेरिएबल सेपरेबल टाइप 1, दिख रहा ना। इसको नीचे डिवाइड कर देंगे, dx ऊपर ले जाएंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं एक सिंपल सा। बेटा याद रखना डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जब भी ये फॉर्म्स आते हैं, इस टाइप के फॉर्म्स आते हैं, y एलिमिनेट नहीं हो पा रहा है, वेरिएबल सेपरेबल नहीं बन रहा है, प्रायोरिटी में वेरिएबल सेपरेबल से क्वेश्चन हम सोचते हैं। ऑर्डर हमारा यही होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन अगर हम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो पहली प्रायोरिटी हमारी होती है क्या, वेरिएबल सेपरेबल। अगर हमें नहीं दिखता तो हम सब्स्टिट्यूशन वगैरह करके कुछ मैनिपुलेट करते हैं, किया हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। सॉल्व dy by dx, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। साइन ऑफ x प्लस वाई, साइन ऑफ x प्लस वाई, साइन ऑफ x प्लस वाई, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा फंडा। x प्लस वाई को t माना क्योंकि दिख नहीं रहा है, सेपरेट होगा नहीं, वेरिएबल सेपरेबल का फॉर्मेट नहीं आ रहा है, तो dy by dx इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 आ गया। बस ये मैं पहली और आखिरी बार कर दे रहा हूँ, मैं डायरेक्ट करूँगा क्योंकि आप लोगों ने इंटीग्रेशन में बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करी होगी कि अगर मैंने इसको सब्स्टिट्यूशन माना है t, तो इसके करस्पॉन्डिंग डी वाई बाई डी एक्स को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं डी टी बाई डी एक्स से। ये बन गया डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू साइन टी, एक साइड पे ले जाओ तो डी टी इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन टी, तो आ जाएगा डी टी अपॉन 1 प्लस साइन टी इज इक्वल्स टू डी एक्स। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया, जैसे दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया ये बन जाएगा 1 प्लस साइन टी, तो रैशनलाइज कर दो तो 1 माइनस साइन टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी टाइम्स ऑफ डी टी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। सेपरेट किया, सेक स्क्वायर टी मतलब 10t आ गया, माइनस साइन टी अपॉन 10t इंटू सेक टी आ गया इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी कर दिया। 10t का मतलब है 10 ऑफ एक्स प्लस वाई आ गया, माइनस का सेक ऑफ एक्स प्लस वाई आ गया इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था, समझ में भी आ गया होगा। नोट करिए जल्दी।
टाइप 3 में आते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन द फॉर्म dy by dx इज इक्वल्स टू dy by dx इज इक्वल्स टू एक लीनियर इक्वेशन xy में अपॉन एक दूसरी लीनियर इक्वेशन xy में। तो उसकी पहली कंडीशन है कि इफ अगर दोनों लाइनें पैरेलल थी a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, किसी भी एक को t मान लो, ऊपर वाली इक्वेशन को, तो पुट किसी भी एक को t मान लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू t एंड प्रोसीड, जैसे भी पीछे किया था। और दूसरी कंडीशन है कि अगर ये पैरेलल ना हो, ये पैरेलल ना हो, तो a2 प्लस b1 0 हो। a2 प्लस b1 को याद कैसे रखना वो सुन लेना। अगर यहाँ dy है तो y का कोफिशिएंट ऊपर से, और अगर dx है तो x का कोफिशिएंट नीचे से। अगर ये 0 होगा देन क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सॉल्व with exact form and solve with exact form and solve with क्या exact form से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला वाला तो इसी पे क्वेश्चन करा देता हूँ, ध्यान से देख लेना। तो क्वेश्चन देखिए, dy by dx is equals to x plus 2y plus 5 x minus 2y plus 5 upon 2x plus 3y minus 1। ठीक है, हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करें। सोल्यूशन देखिए क्या करा जा रहा है। तो dy by dx इज इक्वल्स टू x माइनस 2y प्लस 5 अपॉन 2x प्लस 3y माइनस 1। हमें इसे प्रोसीड करना है, तो हम कैसे सॉल्व करा ये वो समझते हैं। तो हमने इसको ब्रेक किया, हमने ऑब्जर्व किया, मतलब पैरेलल लाइनें है नहीं है, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्योंकि dx था, यहाँ से y का कोफिशिएंट क्योंकि dy है, और दोनों का सम चेक किया, दोनों का सम 0 आ रहा, मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका तरीका क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये बन गया 2x dy प्लस 3y माइनस 1 dy इज इक्वल्स टू x प्लस 5 dx माइनस का 2y dx। बेटा ये जो एग्जैक्ट फॉर्म है ना, एग्जैक्ट फॉर्म से करने जा रहे हैं हम लोग। एग्जैक्ट फॉर्म, इस एग्जैक्ट फॉर्म की सबसे पहला स्टेप यही होता है। क्या होता है कि हमारा पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन एक लाइन में दिखना चाहिए, ऐसे dy by dx में नहीं, dy into something, dx into something, dy into something and so on। दूसरा स्टेप कहता है कि जितने लविंग हैं उनको छोड़ के नॉन लविंग को कलेक्ट कर लो। तो देखो ये लविंग था क्योंकि y के रिस्पेक्ट में इजीली इंडिकेट हो जाएगा, ये लविंग था क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इजीली इंडिकेट हो जाएंगे। ये जो मैं टिक कर रहा हूँ दोनों नॉन लविंग है। क्या है, नॉन लविंग। तो नॉन लविंग को कलेक्ट करो, लविंग को छोड़ दो, एज इट इज जैसे लिखा हुआ है। तो नॉन लविंग को कलेक्ट किया तो आई गेट द वैल्यू 2x dy प्लस का y dx शुड बी इक्वल्स टू x प्लस 5 dx माइनस का 3y माइनस 1 dy। उम्मीद करूंगा मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी अच्छे से। कंफर्टेबल, ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। तो 2 टाइम्स x dy प्लस y dx इज इक्वल टू x प्लस 5 dx माइनस 3y माइनस 1 dy। हमें इसको प्रोसीड करना है। तो जैसे ही हमने नॉन लविंग को ऑब्जर्व किया, तो ये कलेक्ट हो जाएगा, तो बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, इसको ध्यान से घूरो, तो ये लिखा है x dy प्लस y dx। यहाँ हमेशा याद रखना, जब भी नॉन लविंग को आप कलेक्ट करोगे आपको कोई ना कोई सुंदर फॉर्मूले का फॉर्मेट मिलेगा या बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपको दिख गया, जब आप इसको कलेक्ट करोगे बेटा तो आपके पास आ जाएगा d ऑफ xy
होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। मैंने क्या किया, मैंने इस अंडरलाइन वाले पार्ट को ऐसे लिख दिया, बाकी जो राइट साइड पे लिखा था उसको एज इट इज लिखा रहने दिया, x + 5dx माइनस का 3y - 1 टाइम्स ऑफ। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप उसको जरूर से जरूर लाइक एंड शेयर करें। उसके पीछे बेसिक लॉजिक ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके जो ये चीज़ें नहीं अभी अडॉप्ट कर पा रहे हैं इजीली, उन तक ये सारी चीज़ें पहुंच जाएं। इसके लिए हम आपसे बोल रहे हैं इसको लाइक एंड शेयर करें। dy। आइए इसको टर्म बाई टर्म इंटीग्रेट कर लेते हैं। ये इंटीग्रेट किया, ये इंटीग्रेट किया और ये इंटीग्रेट किया। जैसे इंटीग्रेट करेंगे यू विल गेट 2 टाइम्स ऑफ xy इज इक्वल्स टू x² / 2 प्लस का 5x माइनस का 3y² / 2 प्लस का y प्लस का c। लो हमारा आंसर आ गया। आई बात समझ में क्या किया गया? तो इस तरीके से हम लोग एग्जैक्ट फॉर्म को करते हैं। ये वाला मैंने एग्जांपल नहीं लिया, सिंपल सा था, किसी एक को टी मानो के भी पीछे क्वेश्चन कर ही रखा था, हो जाएगा आपसे आसानी से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप 4। पोलर सब्स्टिट्यूशन। वैसे तो इसके क्वेश्चन बहुत रेयर आते हैं, बट ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा नहीं आएंगे। क्या होता है फंडा समझ लेना। अगर अपने पास एक कर्व था, उस पर एक पॉइंट ले लिया इस तरीके से P पॉइंट, इस डिस्टेंस को मैंने r बोल दिया, इस एंगल को मैंने थीटा बोल दिया और फिर कोऑर्डिनेट x, y लिख दिए। तो ज्योमेट्री लगाओगे अगर आप सिंपल सी, तो आपको दिख रहा होगा x = आप लिखोगे r cos थीटा और y = लिखोगे आप r sin थीटा। x = लिखोगे r cos थीटा और y = लिखोगे आप r sin थीटा। दोनों की स्क्वायरिंग करके ऐड करोगे तो एक रिलेशन तो आ जाएगा x² + y² = r², और दोनों को डिवाइड करोगे तो tan थीटा = आ जाएगा y/x। इसको डिफरेंशिएट करोगे टर्म बाई टर्म, आपके बाद एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी 2x dx 2y dy 2r dr, 2 कट गया तो x dx प्लस का y dy = r dr। x dx प्लस का y dy = r dr। और ऐसे आप उस साइड जाएंगे तो अगर आप उस साइड डिफरेंशिएट करोगे विल गेट द वैल्यू x dy माइनस y dx अपॉन x² = sec² थीटा d थीटा। sec² थीटा d थीटा टाइम्स x², इसको ऊपर ले जाएंगे, इक्वेशन बन जाएगी x dy माइनस y dx = x² की वैल्यू यहाँ से यहाँ रख दो, ये वाली वैल्यू उठा करके यहाँ रख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो sec² थीटा कट गया है r² d थीटा। तो x dx प्लस y dy r dr होता है, x dy माइनस y dx प्लस = r² d थीटा होता है। ये दो रिजल्ट आते हैं पोलर सब्स्टिट्यूशन से। अब पोलर सब्स्टिट्यूशन कब और कैसे स्ट्राइक करता है, क्या करा जाता है, आइए उसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि पोलर सब्स्टिट्यूशन स्ट्राइक कैसे करेगा। कहां से हम सोचे कि पोलर सब्स्टिट्यूशन हमारा आ रहा है। ठीक है ना, तो ये पोलर सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन ले रहे हैं सीधे। क्वेश्चन कहता है सॉल्व x³ dx प्लस yx² dy = y dx माइनस x dy into √x² प्लस y²। ठीक है, तो इसको हम लोग दो मेथड से करते हैं। मेथड 1, एक्चुअली में हमें पोलर सब्स्टिट्यूशन स्ट्राइक कैसे करेगा कि क्वेश्चन पोलर सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है, तो उसका सबसे बड़ा की स्टेप जो है या मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो बोलूं
तो उसका सबसे बड़ा की स्टेप है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज द की स्टेप फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं? जब हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बारे में बात कर रहे हैं तो हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को देख करके सोचेंगे, अच्छा हम x की जगह पे r cos थीटा और y की जगह पे r sin थीटा रख देंगे तो e अंडर रूट हट जाएगा। तो यहां से हमने सब्स्टिट्यूशन सोचा, क्या सोचा? x की जगह पे r cos थीटा और y की जगह पे r sin थीटा। तो ये जो एक्सप्रेशन थी इसमें से एक्स स्क्वायर बाहर निकालो पहले, तो सजाओ, तो बनेगा x dx प्लस का y dy, फिर ये बनेगा y dx माइनस का x dy, और फिर ये बनेगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जब आप ये सब्स्टिट्यूशन करोगे तो देखो ये वाला स्टेप ये बैठा हुआ है और ये वाला स्टेप y dx माइनस x dy, चेक कर लेना गलत ना हुआ कहीं, वो ये बैठा हुआ है, दोनों को उठा के चिपका दो। तो x की जगह पे बैठ गया आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई की जगह बैठ गया आर स्क्वायर डी आर सॉरी, वाई डी एक्स की जगह पे बैठ गया माइनस का आर स्क्वायर डी थीटा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे आ गया आर, क्योंकि एक्स की जगह पे आर कॉस थीटा, वाई की जगह पे आर साइन थीटा। तो आर स्क्वायर आर आर और आर स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया। तो ये बन गया क्या? डी आर इज इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखो सिंपल सा वेरिएबल सेपरेबल में क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया बाय सब्स्टिट्यूशन, वरना आप सोचते रहते, सजाते रहते, दिमाग चलाते रहते। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया, जैसे दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया डी आर इज इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो डी आर का इंटीग्रेशन आर आ गया, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा हो गया, प्लस का सी आ गया, आर की वैल्यू हो गई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, टेन थीटा की वैल्यू हो गई वाई बाई एक्स प्लस का सी। तो आपका आंसर आ गया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का वाई बाई एक्स प्लस का सी। फिर से रिपीट करूं, समझ में आ गया? सिंपल है वैसे तो। अच्छा भाई, यहां से हमने देख लिया किस तरीके से ये मैनिपुलेशन हुआ। अब बात शुरू होती है नेक्स्ट, क्या शुरू होती है? तो नेक्स्ट शुरू होती है कि अगर हम इसको दूसरे मेथड से सोचना चाहें, हमने मेथड 2 उठाया, मेथड 2 99% हमारा एग्जैक्ट होगा। अभी अपन ने पढ़ा था, उसी कंसेप्ट पे जा रहे हैं। एग्जैक्ट का पहला स्टेप होता है कि क्वेश्चन हमें लीनियर फॉर्म में पूरा दिखना चाहिए, डी वाई में डी एक्स में मल्टीप्लाई करता हो, तो ऑलरेडी मिल रहा था, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। तो ये था एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक्स डी एक्स प्लस का वाई डी वाई आ गया इज इक्वल्स टू वाई डी एक्स माइनस का एक्स डी वाई आ गया, ठीक है। और साथ में बैठा हुआ था अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये किसका डेरिवेटिव लिखा है? ये लिखा है 2x dy, dx है 2x dx प्लस का 2y dy, नीचे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक टू से नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ये मैंने डिवाइड कर दिया, यहाँ पे सजा रहा हूँ, ध्यान देना। ये लिखा हुआ था y dx माइनस का x dy, नीचे एक्स स्क्वायर, तो इससे निगेटिव बाहर ले लो, इसको उल्टा लिख दो, एक्स डी वाई माइनस का वाई डी एक्स। लो भाई, कुछ दिखा? ये किसका डेरिवेटिव लिखा है? वो लिखा है डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे क्या है 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट साइड में क्या है डी ऑफ वाई बाई एक्स। तो लो, लविंग डिफरेंशिएशन, लविंग इंटीग्रेशन, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। तो ये बन गया माइनस का वाई बाई एक्स, और ये बन गया इसका डेरिवेटिव मतलब अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हम लोगों ने वेरिएबल सेपरेबल को कंप्लीट कर लिया। अब कुछ क्वेश्चन है जे मेन से रिलेटेड, वो बिल्कुल लास्ट में लेंगे सारे क्वेश्चन अपन, फिर आप थॉट प्रोसेस सोचते आइएगा कि पिछले साल के क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करते हैं। अभी तो हम पहले फॉर्मेट पूरा कवर कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंड मेथड, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत फैमिलियर होंगे, बोर्ड में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम उसमें वेस्ट नहीं करूँगा। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन
नेक्स्ट हमारा है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्ट में इसको हम लोग HDE बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी अपने पास दो टाइप्स होते हैं, पहले दोनों को देख लेते हैं, फिर एक एक क्वेश्चन देख लेंगे। तो दो क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा है नहीं। HDE सिंपल है, कम आता है, रिलेटिवली कम आता है। वेरिएबल सेपरेबल की अगर मैं रिलेटिव बात करूं HDE की, तो वो कम आता है। इसके अंदर जो टाइप 1 है वो है कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx फंक्शन ऑफ y/x का फॉर्मेट ले रही है, तो ऐसे फॉर्म को हम बोलते हैं HDE, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन y/x का फॉर्म लेती है, फंक्शन ऑफ y/x बनाती है, उसको हम लोग HDE बोलते हैं। स्टेप्स क्या होते हैं इसको सॉल्व करने के लिए कि y इज इक्वल्स टू vx पुट कर दो, जैसे पुट करोगे वैसे ही dy/dx इज इक्वल्स टू v प्लस x से dv/dx आ जाएगा। ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी dv/dx टाइम्स ऑफ x प्लस का v इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ v। उसको उधर ले जाएंगे तो dv/dx इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ v माइनस का v टाइम्स ऑफ x, नीचे पटक देंगे dv अपॉन f ऑफ v माइनस v इज इक्वल्स टू dx अपॉन x। नाउ यू इंटीग्रेट, वेरिएबल सेपरेबल का फॉर्मेट आ गया। क्लियर है? तो ये हमारा टाइप 1 होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग रीड करते हैं किस फॉर्मेट में, y/x के फॉर्मेट में। अगर वो y/x का फॉर्मेट आ जाता है तो y/x को मैं v लिख देता हूँ या y की जगह पे vx रख देता हूँ, डिफरेंशिएट करता हूँ, dy/dx को रिप्लेस करता हूँ और ये आ जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखना, ये पीले वाले दोनों स्टेप आपके दिमाग में होने चाहिए। क्वेश्चन में हम इसको नहीं करते हैं। कैसे नहीं करते हैं ये देखते हैं। x cos y/x dy/dx is equals to y cos y/x प्लस का x। ठीक है, मेथड 1 में देखिए क्या करा जा रहा है। तो पहले तो हमने इसका dy/dx को एक तरफ रखा, बाकी सबको एक तरफ लेके चले गए। तो dy/dx इससे डिवाइड कर दिया, y/x आ गया प्लस का sec ऑफ y/x आ गया। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो फंक्शन ऑफ y/x आ गया, मतलब ये HDE का रूप आ गया। जैसा मैंने आपसे अभी बोला कि अगर HDE का रूप मिल जाता है तो ये दो स्टेप नहीं लिखे जाते, सीधे यहाँ लिखा जाता है। तो जो dy/dx है, हमने y की जगह पे vx पुट कर रखा है, ये ध्यान रखना। तो जो dy/dx उसका नाम आ गया v प्लस x dv/dx इज इक्वल्स टू v प्लस sec v से v कट गया, cos v dv आ गया, cos v dv आ गया इज इक्वल्स टू dx/x आ गया। चेक कर लेना गलत ना हुआ। ठीक है, इंडिकेट कर दिया, साइन v आ गया इज इक्वल्स टू ln x आ गया प्लस का c आ गया। v का मतलब हो गया y/x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ln x प्लस c, कर्व का नाम आ गया। y/x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स lx प्लस c। अब अगर मान लो मैं इसको एग्जैक्ट से करना चाहूं, मेथड 2, मान लो मैं इस क्वेश्चन को एग्जैक्ट से करना चाहता हूं। आप सोच रहे हो कि सर आप इतना एग्जैक्ट पे फोकस क्यों कर रहे हैं? बेटा इंपॉर्टेंट है इसलिए एग्जैक्ट पता होना चाहिए। तो मान लो इसको मैं एग्जैक्ट से करना चाहूंगा, ठीक है। तो अगर मैं एग्जैक्ट से करना चाहता हूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ, आइए वो देखते हैं। तो dy/dx इज इक्वल्स टू y/x प्लस sec ऑफ y/x दे रखा था। हमें एग्जैक्ट का फंडा पता है कि हम इसको लिखेंगे x cos ऑफ y/x टाइम्स ऑफ dy इज इक्वल्स टू y cos ऑफ y/x टाइम्स ऑफ dx प्लस का x dx। जो नॉन लविंग है उनको कलेक्ट कर लो, तो उसमें से कॉमन आ जाएगा cos y/x, अंदर आ जाएगा x dy माइनस का y dx, राइट साइड पे आ जाएगा x dx
और इसका डेरिवेटिव बनना चाहिए इसके नीचे एक्स स्क्वायर, तो इसके नीचे भी एक्स स्क्वायर फेंक दो, तो बन गया कॉस ऑफ वाई बाई एक्स टाइम्स डी ऑफ वाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स टाइम्स ऑफ डी एक्स। भाई मुझे इसका डेरिवेटिव चाहिए यहाँ, तो इसका डेरिवेटिव मतलब ये फॉर्मेट आएगा। एग्जैक्ट में मैनिपुलेट कर रहा हूँ मैं, दोनों साइड इंडिकेट कर दिया। cos y बाई एक्स डी वाई बाई एक्स का मतलब हो गया sin y बाई एक्स इज इक्वल्स टू ln x प्लस सी। देखो वही स्टेप आ रहा होगा शायद, सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, टाइप 2 देखते हैं। मैं इसको इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं आज के लेक्चर में, अगले लेक्चर में हम लोग इसी पे क्वेश्चन लेते हुए आगे बढ़ेंगे। टाइप 2 वैसे तो बकवास ही चीज है, बट ठीक है, मतलब पता होना चाहिए, मैं ये नहीं बोलूंगा नहीं पता होना चाहिए। इसको ध्यान देते ना बेटा, ये एग्जैक्ट मेथड जो है ना, एग्जैक्ट मेथड 2 में जो हम लोग एग्जैक्ट फॉर्म का यूज कर रहे हैं, एग्जैक्ट से करा है मैंने इसको, ये अपने आप में खुद में एक मेथड है एग्जैक्ट, उसके लिए कोई दीन धर्म की जरूरत नहीं होती, मैनिपुलेट करो आंसर आ जाता है। ठीक है, कई बार आया भी हुआ IIT में। तो इसका जो टाइप 2 है अपने पास HD का, वो क्या कहता है कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये रूप दे रखा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2 एंड a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 एंड a2 प्लस b1 नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, होता क्या है बेटा, ये दो लाइनें हैं, सिंपल सा फंडा समझोगे तो दो लाइनें हैं। अब ये दो लाइनें अगर ओरिजिन से पास नहीं कर रही तो हम होमोजेनियस फॉर्म नहीं दे पाएंगे। होमोजेनियस फॉर्म का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली भी समझ लेना कि अगर हमने dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y बाई एक्स लिखा है, फंक्शन ऑफ y बाई एक्स लिखा है, तो बेसिकली हम यहाँ जो बात कर रहे हैं उन सारे कर्व की बात कर रहे हैं जो ओरिजिन से पास कर रहे हैं। तो ऑल द होमोजेनियस ऑफ कर्व पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, तभी ये फॉर्मेट आता है उसका, क्योंकि 0 0 का टर्म ही नहीं जनरेट होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि 0 0 का टर्म जनरेट करने के लिए ये लाइनें दो हैं, ना इधर पैरेलल और ना ही एग्जैक्ट फॉर्म ले रही हैं। तो अगर ये एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं ले रही है, पैरेलल भी नहीं, मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब इसके इस वाले पॉइंट को मुझे ओरिजिन पे शिफ्ट करा जाता है, ये पॉइंट P है। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का लॉजिक लगता है बेसिकली। तो क्या हो रहा है वो समझ लेना। मान ली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अल्फा कॉमा बीटा था, मान ली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अल्फा कॉमा बीटा था, तो बेसिकली हम शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में क्या करना चाहते हैं, हम शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में स्मॉल x को लिखेंगे कैपिटल X प्लस अल्फा और स्मॉल y को लिखेंगे, हाँ ठीक है, कैपिटल Y प्लस बीटा। अब इससे क्या एडवांटेज है, एक्स वाई के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा है और कैपिटल एक्स एक्सिस शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन पढ़ रखा है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन पढ़ रखा है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन पढ़ रखा है। ये कैपिटल एक्स है, ये कैपिटल वाई है, ये स्मॉल एक्स है, ये स्मॉल वाई है। तो अगर कैपिटल एक्स से कैपिटल वाई के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये 0 0 है और स्मॉल एक्स से स्मॉल वाई के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये अल्फा बीटा है। तो आपको क्या करना है, आप स्मॉल एक्स को इससे रिप्लेस करो, स्मॉल वाई से इसको रिप्लेस करो। तो जैसे ही आप करोगे तो ये जो इक्वेशन थी ये बन जाएगी डी ऑफ कैपिटल वाई अपॉन डी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू a1 कैपिटल एक्स प्लस b1 कैपिटल वाई अपॉन a2 कैपिटल एक्स प्लस b2 कैपिटल वाई, और जो बाकी टर्म बचेगा वो बनेगा a1 अल्फा प्लस b1 बीटा प्लस c1, नीचे आएगा प्लस का a2 अल्फा प्लस b2 बीटा प्लस c2, और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि अल्फा बीटा का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से ये फॉर्मेट आ गया। तो इस फॉर्मेट को हमने कैपिटल डी वाई अपॉन कैपिटल डी एक्स लिखा विच इज इक्वल्स टू a1 प्लस b1 कैपिटल वाई बाई एक्स आ गया अपॉन a2 प्लस b2 कैपिटल वाई बाई एक्स आ गया। अभी HD का फॉर्मेट आ गया, तो इसको उसी रूप में प्रोसीड कर लेना जिस रूप में अपन ने पिछला वाला किया था कि y बाई एक्स को किससे रिप्लेस करना है, t से n मैनिपुलेट करना है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं डायरेक्ट करा देता हूँ, नॉट इम्पॉर्टेंट, कहीं से भी ध्यान दे लेना, बहुत रेयरेस्ट चांस है कि इसका क्वेश्चन आपको मिले, बट क्योंकि ये चैप्टर में है, आर्टिकल है, इसलिए मैं इसका क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूँ। बट याद रखना ये जरूरी नहीं है कि मिले आपको, तो मैं इसको थोड़ा सा फास्ट कराऊंगा, ध्यान देना।
तो अपने पास एक ही क्वेश्चन मेरे पास होगा भी शायद, तो dy बाई डी एक्स शुड बी इक्वल टू 2x माइनस वाई प्लस 1 अपॉन 6x माइनस 5y प्लस 4। तो ये जो दो लाइनें थी, इन दो लाइनों का ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P था, इस P की कोऑर्डिनेट निकाल लेना, इन दोनों को सॉल्व करके वो आ जाएगा -1/4, 1/2, -1/4, 1/2, जो कि हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, अल्फा बीटा को। अब इसके बाद क्या करा जाता है वो सीखो। आपने अल्फा बीटा निकाल लिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अब चुपचाप सीधे सीधे इस स्मॉल को कैपिटल से रिप्लेस कर दो। फंडा याद रखना, स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X माइनस 1/4, स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस 1/2। करेक्ट है? तो dy बाई डी एक्स शुड बी इक्वल टू आ जाएगा 2 कैपिटल X माइनस कैपिटल Y अपॉन 6 कैपिटल X माइनस 5 कैपिटल Y। कैपिटल Y कैपिटल X को अल्फा एक्स वाई में कन्वर्ट करेंगे बाद में, ठीक है। तो बन गया d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल X इज इक्वल टू 2 माइनस y बाई एक्स अपॉन 6 माइनस 5y बाई एक्स। HD का रूप आ गया, मैनिपुलेट कर लेना, इसके बाद तो आप कर लोगे, मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। y बाई एक्स को t मानना, मैनिपुलेट करना, yx आएगा, उस yx को स्मॉल x स्मॉल y में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसी के आगे पहले इलस्ट्रेशंस लूंगा जेई मेंस की कुछ, उसके बाद अपना सिर्फ एक फॉर्मूला बचा है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट लेक्चर में आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कवर कराऊंगा। बहुत अच्छे से जाके इसको रिवाइज कर लेना। एक क्वेश्चन श्योर आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वेरिएबल सेपरेबल से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है एज कम्पेयर टू एचडी। बट अभी मैंने एचडी में क्वेश्चन कम कराए, कल मैं और क्वेश्चन कराऊंगा, इसको अच्छे से रिवाइज करिए। थैंक यू सो मच। डियर स्टूडेंट्स, आपका जितना प्यार और स्नेह हमें मिल रहा है उससे हमारी मोशन की टीम पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है और आपके लिए दिन रात मेहनत करके बहुत अच्छा कंटेंट बनाने की पूरी तरीके से लगी हुई है। अगर आपको लगता है कि जो यहाँ पे हम वीडियो दे रहे हैं इसकी आपको डिटेल्स वीडियोस चाहिए, मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 1800 2121 799। थैंक यू सो मच।